दोस्तों, कल हमने देखा कि किस तरीके से इशिका अपने पुराने घर में गई थी और पुराने घर से सारा सामान लेकर आ गई थी। आने के बाद उसने अपने लिए खाना बनाया। तभी उसे याद आया कि एक बार उसे विक्रांत को पूछ लेना चाहिए कि वो खाना खाएगा या नहीं। तभी उसे ध्यान आया कि उसने तो आज नंबर भी नहीं लिया था। पहले तो वो यही दिमाग में लेकर आई कि शायद किसी से उसका नंबर मांग ले, लेकिन फिर उसे लगा कि इस बात को कोई गलत ना ले ले और ये बात दादाजी तक ना चली जाए। अगर उनको पता लग गया कि इशिका के पास तो विक्रांत का नंबर ही नहीं है, तो उन्हें कहीं शक ना हो जाए कि ये शादी एक समझौता थी या फिर असल में शादी की गई थी। तभी उसने सोचा कि वो अपने लिए खाना बना ले और खा लेगी। उसके बाद उसने खाना खा लिया और आकर अंदर बिस्तर पर लेट गई। वो अपना इंतजार कर रही थी कि विक्रांत आ जाए और शायद विक्रांत उससे कोई बात कहना चाहता था। दिन में उसने कहा भी था कि वो उसके साथ कोई बात करेगा, लेकिन वो चाहता था कि पहले वो थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए, तभी वो शादी की शर्तों के बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन तभी उसे खुद ही नहीं पता चला कि उसे नींद कब आ गई और वो थोड़ी ही देर में गहरी नींद में चली गई थी। जब विक्रांत कमरे में आया तो वो अपने बिस्तर पर लेटी एक अजीब से आकृति को देखकर चौंक सा गया। पहले तो उसने देखा कि आज उसके बिस्तर पर ये कौन सो रहा है, लेकिन झट से उसके दिमाग में आया कि आज तो उसने शादी कर ली है और ये वही लड़की है जिसको आज वो शादी करके अपने घर लेकर आया था। दिन भर की भागदौड़ और ऑफिस के कामों से वो थक गया था। उसने सोचा कि पहले स्नान किया जाए और उसके बाद ही कुछ आगे की बात करेगा। तभी जल्दी से वो तैयार हो गया और आकर बिस्तर पर लेट गया। उसने उन दोनों के बीच में तकिए लगा दिए थे ताकि एक दीवार बन जाए और वो आपस में कोई मिल ना पाए। वो नहीं चाहता था कि कहीं इशिका नींद में उसे छू भी ले। वो उसे मुश्किल से जानता भी नहीं था। उसने अपने असिस्टेंट से उसकी बैकग्राउंड के बारे में जांच करने के लिए भी कह दिया था। वो चाहता था कि एक बार इशिका के बैकग्राउंड के बारे में भी पता चल जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दुश्मन ने उसके पास उस लड़की को छोड़ दिया हो या फिर ये लड़की ही अजनबी होने का नाटक कर रही हो। कहीं उसे कोई नुकसान तो पहुंचाना नहीं चाहती हो। यही सोचते सोचते उसे भी नींद आ गई। सुबह के 5 बजते ही इशिका की आंखें पूरी खुल गई। उसकी बॉडी क्लॉक कभी फेल नहीं हुई थी। अब फिर से उठते ही वो दिन भर की गतिविधियों के लिए तैयार हो गई थी। जब उसकी शादी हुई थी तो उसने अपने काम से 1 वर्ष की छुट्टी ले ली थी ताकि वो शादी के बाद अपने पति के साथ समय बिता सके और अपने बाकी के कार्य भी पूरे कर सके। लेकिन उन्होंने हनीमून की कोई भी योजना नहीं बनाई थी। हालांकि यहाँ तक तो उनकी कोई शादी के बारे में बात ही नहीं हुई थी। फिर भी इशिका ने शादी के बाद विक्रांत के साथ समय बिताने के लिए छुट्टी ले ली थी। वो चाहती थी कि वो विक्रांत के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताए, उसे जाने, उसे पहचाने। वो खड़ी हुई और अपने चीजें सही ढंग से लगाने लगी। कल रात को खाने के बाद वो उन्हें ठीक करना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा करने के लिए बहुत थक गई थी और वो गिरते ही नींद में चली गई। तभी उसने जल्दी जल्दी करके एक एक चीज को बड़े तरीके से करीने से लगाना शुरू कर दिया था। उसने उन्हें पहले छांट लिया और उसने आरव की दी हुई सारी चीजें एक जगह पर इकट्ठी कर ली। वो चाहती थी कि आरव की चीजें वो एक भी नहीं रखेगी। वो इस रिश्ते को ऐसे खत्म होकर देखकर दुखी तो थी, लेकिन अब उसे आगे भी बढ़ना था। वो चाहती थी कि कहीं ऐसा न हो कि उसकी इन चीजों के कारण विक्रांत उसे देखे बिना या विक्रांत उसके बारे में गलत धारणा ना बना ले। उसने हमेशा देखा था कि लड़कियां किसी नए रिश्ते में चले जाने के बाद पुराने रिश्तों की निशानियां मिटा देती हैं और अपनी चीजें सहेजने के बाद वो नीचे गई, क्योंकि सुबह के 6 बज चुके थे ये देखने के लिए कि क्या कर्मचारी मौजूद है, ताकि वो आरव की सभी चीजों को फेंकने के लिए एक कचरे का बैग ले सके और उन्हें बाहर की तरफ फेंक दे ताकि उसे कोई देख भी ना पाए। तभी जैसे जैसे वो नीचे आ रही थी, उसने उम्मीद नहीं की थी कि जिमी इतने ही सुबह रसोई घर में होगी, लेकिन अब वो क्या करती। अब वो वापस भी नहीं जा सकती थी। जिमी ने उसे देख लिया था। जैसे वो नीचे आई, जिमी ने उसे अपना सर झुकाकर कहा, गुड मॉर्निंग मैम। लेकिन अंदर ही अंदर तो जिमी भी यही सोच रही थी कि ये अचानक से कैसे प्रकट हो गई। वो तो उसके बारे में अब क्या सोचे। लेकिन इशिका की वाइब इतनी बुरी भी नहीं थी कि उसके वहां होने से किसी को ये लगे कि वो कोई गलत काम करने आई है। और जिमी भी इतनी मैच्योर थी कि वो किसी बुक के कवर से किसी बुक के बारे में नहीं आंकना चाहती थी। तभी इशिका ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मिस जिमी। लेकिन इशिका को उसको ये मैडम कहना अच्छा नहीं लग रहा था,
तभी उसने उसको टोकते हुए कहा, जिमी, मुझे प्लीज इशिका कहो। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे मिस या मैडम कहो। लेकिन जिमी ये बात सुनकर फिर से चौंक गई। वो नहीं चाहती थी कि वो अपने मुंह से किसी का नाम ले, क्योंकि ग्रोवर फैमिली में किसी भी स्टाफ को किसी भी फैमिली मेंबर के नाम से बुलाने की अनुमति नहीं थी। वो यहाँ पर 30 साल से काम कर रही थी। उसे बात अच्छी तरह पता थी कि अगर उसने कभी ये हिम्मत भी की और शायद अगर किसी ने सुन लिया तो उसकी खबर नहीं, शायद उसे अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़े। लेकिन इशिका ये बात जानती नहीं थी। तभी उसने जिमी से कहा, जिमी, क्यों नहीं कर सकती तुम ऐसा? और भला इस बात से कौन नाराज होगा कि एक वुमन किसी वुमन को नाम से पुकार रही है? जिमी ने देखा कि इशिका तो उसके साथ ज्यादा घुल मिलने की बात कर रही थी और वो उसको बड़ा ही फ्रैंकली और दोस्त बनाने के मूड में थी। लेकिन जिमी ऐसा कर नहीं सकती थी। उसे पता था कि उसे अपनी हद में ही रहना है और वो विक्रांत के स्वभाव को भी जानती थी। उसे इस तरह का नेचर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी उसने अपने बात को टालते हुए इशिका से कहा, मैम प्लीज, मैं ऐसा नहीं कर सकती और आप में मुझे सिर्फ जिमी कहिए। तभी इशिका ने भी ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि जो वो काम करने आई है वो काम उसे पहले करना चाहिए, कहीं और लोग ना आ जाए और कहीं इतनी देर में विक्रांत ना उठकर आके देख ले कि वो क्या फेंकने जा रही है और कहीं वो उसके बारे में उसे सवाल न करे। तभी उसने कहा, क्या मुझे एक कूड़े का थैला मिल सकता है? मैं कुछ चीजें फेंकना चाहती हूँ। तभी जिमी ने कहा, मैम आप इसे यहीं पर छोड़ दो, मैं एक लड़की को भेज दूंगी और वो साफ कर देगी। जिमी को बेचारे को ये बात ठीक नहीं लग रही थी कि घर की नई बहू जो कल ही आई है और आज से ही वो सफाई का काम करने लगी। हालांकि ग्रोवर परिवार में तो घर की बहुएं रसोई का काम भी नहीं करती थी, क्योंकि इतने सारे स्टाफ और इतने नौकर चाकर घर में होते। उसे बात ठीक नहीं लग रही थी। तभी उसने बात बदलते हुए इशिका से कहा, मैम आप नाश्ते में क्या लेना पसंद करेंगे? लेकिन इशिका तो अपने प्रोफेशन से भी शेफ थी और वो अपना खाना खुद बनाना पसंद करती थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसके लिए खाना बनाए, क्योंकि उसे ज्यादातर खाना बाहर का पसंद भी नहीं आता था और किसी का बनाया हुआ वो कभी खाती भी नहीं थी। वो अपने हाथ से बनाती थी। इसलिए उसने कहा, आपको मेरे लिए नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं है, मैं अपना खुद बना लूंगी। लेकिन ये बात सुनकर तो जिमी को और भी ज्यादा हैरानी हो गई कि ये कैसी बातें कर रही है। तभी उसने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती मैम, आप प्लीज बता दीजिए। लेकिन तभी पीछे से एक गूंजती हुई आवाज आई, उसे जो करना है करने दो। अचानक से जो आवाज आई उसे सुनकर इशिका और जिमी दोनों चौंक गई। इशिका ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा कि विक्रांत वहां पर आ गया था। विक्रांत एक शानदार कोट में खड़ा था। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और बेहद ही आकर्षक लग रहा था। अनाथालय में बचपन में उसे सिखाया गया था कि झूठ बोलना बुरा है, लेकिन अब वो खुद से झूठ बोल भी नहीं सकती थी। उसका पति बहुत ही ज्यादा शानदार दिखता था, बहुत ही ज्यादा हैंडसम। जैसे इशिका ने विक्रांत की ओर देखा, विक्रांत ने थोड़ी सी भारी आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग इशिका। उसकी आवाज शायद इसलिए उसे ऐसी लग रही थी क्योंकि वो अभी अभी नींद से जागा था। शायद अगर वो थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर आता तो उसको ये बात और भी प्यारी लगती, लेकिन उसने इस बात को ज्यादा गौर नहीं दिया और उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, गुड मॉर्निंग मिस्टर ग्रोवर। तभी ग्रोवर ने पूछा, क्या हम बात कर सकते हैं? तभी जिमी को लगा कि उसका अब यहाँ पर कोई काम नहीं है, वो दोनों आपस में बात करना चाहते हैं। तभी वो वहां से सिर झुकाकर चली गई। कोई भी देख सकता था कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा जानकार नहीं थे, इसलिए उन्हें बात करनी चाहिए। फिर भी जिमी के मन में एक बड़े ही सुरक्षा की भावना थी। वो विक्रांत की बहुत परवाह करती थी, इसलिए किसी भी नए इंसान को लेकर वो सावधान रहती थी। वो जानती थी कि अशोक ग्रोवर और उनकी पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी। लोग तो उसके बारे में बस इतना ही जानते थे कि वो एक दुर्घटना थी, लेकिन जिमी उसकी सच्चाई जानती थी। उसे हमेशा यही महसूस होता था कि वो एक दुर्घटना नहीं, वो सोच समझकर की गई हत्या थी। हालांकि पुलिस ने जांच में उसे एक हादसा घोषित ही किया था, फिर भी उस घर की आत्मा में एक छेद था। वो हमेशा यही सोचती थी और उसे महसूस भी यही होता था कि ऐसे तो कोई दुर्घटना हुई नहीं थी। तभी इशिका ने विक्रांत की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ जरूर। उसने आगे कुछ पूछना और बताना था। तभी विक्रांत ने कहा,
जिमी वो वापस वहां पर आई और हल्का झुककर खड़ी हो गई। उसने आते ही कहा, जी यंग मास्टर। तभी विक्रांत ने देखा कि इशिका के हाथ में कुछ चीजें थी जो वो फेंकना चाहती थी। विक्रांत ने वो बातें सुन ली थी जब इशिका जिमी से कह रही थी कि वो उसे कोई कचरे का बैग दे दे जहां पर वो सामान फेंक सकती है। तभी विक्रांत ने उस सामान की ओर इशारा करते हुए जिमी से कहा, जिमी, जो चीजें ये फेंकना चाहती है उसका ध्यान कोई और रखे। उसे कहे कि वो उसे फेंक दे। और हाँ, बाबा के लिए दोपहर का खाना तैयार करना। इशिका आज उनसे मिलने जा रही है। इशिका ने अशोक ग्रोवर को मिलने का वादा किया था। भले ही विक्रांत इस विचार से सहज नहीं था, लेकिन वो जानता था कि उसके दादाजी अकेले और चिंतित रहते हैं। शायद इशिका उनकी अच्छी संगति बन सकती है और शायद वो भी किसी से जब बात करेंगे तो उनका मन थोड़ा सा खुश रहेगा। तभी विक्रांत ने इशिका की ओर देखा और कहा, चलो। इशिका ने जिमी की ओर मुस्कुरा कर देखा, फिर विक्रांत के पीछे चल दी। वो ऊपर गया, लेकिन अपने कमरे की ओर न जाकर दूसरी दिशा में मुड़ गया। एक छोटे से बैठक कक्ष में पहुंच गया था जहां वे शांति से बात कर सकते थे। अंदर जाते ही विक्रांत ने इशिका की ओर देखते हुए कहा, बैठ जाओ। इशिका उसके पास बैठी, लेकिन थोड़ी उसने दूरी बनाए रखी। वो कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाकर देख रही थी। दीवार पर एक तस्वीर थी। अशोक ग्रोवर अस्पताल में बैठे हुए थे। उनके साथ एक पुरुष और महिला भी थे जो एक बच्चे को गोद में लिए हुए थे। वो नन्हा सा बच्चा निश्चित ही विक्रांत ही होगा। वो उसकी मासूमियत की सराहना करने लगी थी। वो कमरे में लगी हर एक चीज को निहारने लगी थी कि किस तरीके से क्या क्या चीजें बड़े करीने से लगाई गई थी और बहुत ही शानदार कमरा बनाया गया था। तभी विक्रांत ने देखा और उसकी निगाह उस कमरे में घूम ही रही थी। इस शादी के पीछे कोई रोमांटिक भावना नहीं थी और न ही कोई इरादा था। तभी उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए इशिका से कहा, हमें अपनी शादी की शर्तों पर बात करनी चाहिए। इशिका को पहले ही पता था कि विक्रांत उसे यही बात करने के लिए यहाँ लेकर आया है, क्योंकि उसने कल भी कहा था कि उन्हें बात करनी है। लेकिन वो चाहता था कि पहले थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाए, फिर वो आराम से बात करेंगे। तभी इशिका ने कहा, ठीक है, बताइए। उसने जल्दबाजी में शादी तो कर ली थी, लेकिन उसे लगता था कि इसमें बुरा कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ शायद सही ही होगा। तभी विक्रांत बोला, देखो, सबसे पहले मैं किसी रोमांटिक के रिश्ते की तलाश में नहीं हूं और मैं कोई रोमांस नहीं करना चाहता। इशिका ने भी तुरंत हामी भर दी और उसने कहा, हाँ, मैं भी इस बात से सहमत हूं। किसी अजनबी के साथ शारीरिक संबंध मैं बिल्कुल भी नहीं बना सकती। आरव से संबंध बनाने के बारे में भी इशिका की सोच यही थी कि वो पहले तो शादी करेगी, तभी अपने शरीर को उसे छूने देगी। लेकिन अब तो उसकी शादी हो गई थी, लेकिन अब यह शादी उसकी मर्जी की नहीं थी। अब यह शादी उसे मजबूरी में करनी पड़ी थी। और वो कैसे एक अजनबी इंसान को, जिसे वो उसके बारे में जानती भी नहीं कि वो उसे प्यार करता है या नहीं, हालांकि वो भी उससे कोई प्यार नहीं करती, तो उसके साथ वो संबंध कैसे बना सकती थी। इसलिए उसने झट से मना कर दिया कि उसे भी संबंध बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी विक्रांत ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो, मुझे सिर्फ एक पत्नी की जरूरत थी जिसे मैं अपने मरते हुए दादाजी को दिखा सकूं। 1 साल बाद हम अलग हो सकते हैं, तुम चिंता मत करो और मैं तुम्हें इसका कंपनसेशन भी दूंगा। इशिका ने जैसे ही विक्रांत के मुंह से 1 साल की बात सुनी, उसे पहले तो लगा कि शायद 1 साल के बाद उसके पास से सब कुछ छिन जाएगा और वो क्या करेगी। लेकिन उसे भी पता था कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी और 1 साल के बाद उसे छोड़ना ही होगा। तभी उसने गंभीरता से कहा, मैं पहले ही तुमसे शादी कर चुकी हूं। भले ही ये निर्णय अचानक लिया गया हो, अब उसे बदला नहीं जा सकता। चलो, हमें शांति से रहना ही पड़ेगा और जितना संभव हो दोस्त बनने की कोशिश करेंगे। तभी विक्रांत ने दोस्त नाम सुनते ही बड़े ही संदेह से पूछा, दोस्त? इशिका ने खड़े होकर हाथ मिलाने के लिए आगे हाथ बढ़ा लिया और कहा, हाँ दोस्त। विक्रांत तो पहले बैठा बैठा सोचता रहा कि उसे इशिका के साथ दोस्ती करनी चाहिए या नहीं, लेकिन उसे समझ में आ गया था कि 1 साल इसके साथ निकालना था और साथ में वो अपने घर वालों और अपने स्टाफ और अपने दादाजी को यही अनुभव करवाना चाहता था कि वो उसकी असली पत्नी है। तभी उसे लगा कि ये आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। वो दोस्त बनकर तो रह सकते हैं और जितना वो दोस्त बनकर रहेंगे, किसी को ये भी नहीं लगेगा कि ये लोग आपस में एक दूसरे को जानते नहीं।
और शायद इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है। तभी विक्रांत भी खड़ा हुआ और उसने इशिका से हाथ मिला लिया। असल में बात तो ये थी कि उसके पास इस समय कोई दोस्त भी नहीं था और शायद दोस्त होना इतना बुरा भी नहीं था, और इशिका के अंदर से उसे ऐसे कोई नेगेटिव वाइब भी नहीं आती थी। वो जब भी उसके पास होता तो उसे कुछ अच्छा ही महसूस होता था, इसलिए उसे लगा कि शायद दोस्त बनकर वो आगे की जिंदगी को आसान बना सकेंगे। आपको क्या लगता है लेकिन दोस्तों, क्या इनकी दोस्ती टिक पाएगी या फिर उससे पहले कुछ और ही हो जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए सुकून एफएम के साथ। दोस्तों, अपने इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो मैं आपसे सिर्फ एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर ही मांगता हूं, और मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता। तो प्यारे दोस्तों, एक कमेंट जरूर करना और एक लाइक जरूर कर देना। और आपने अभी तक अगर हमारी वीडियो वाली स्टोरी नहीं देखी है तो जाकर वीडियो वाली स्टोरी देख लो। द पॉजेसिव बिलियनियर हस्बैंड के नाम से हमारी स्टोरी है। तो दोस्तों, उस पर भी कमेंट करके बताना आपको स्टोरी वीडियो में कैसी लगी। अगर आप वीडियो में स्टोरी आगे चाहते हैं तो सभी एक एक कमेंट जरूर करेंगे।